दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीएमसी क्लासेस पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय और निरक्षीय दो स्थितियों में ज्ञात की जा सकती है। तो आज सबसे पहले हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो लिखा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और सबसे पहले हम लोग अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करते हैं। तो जैसा कि हेडिंग में लिखा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और हमको अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, और हमको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जो दो बराबर लेकिन विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है। इसलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे जो आवेश है वो -q आवेश है, और यहाँ जो आवेश है वो +q आवेश है। इस प्रकार +q और -q आवेश से मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव AB बना है। मान लेते हैं कि इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, यह दूरी 2L है, और इस वैद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है वह O है। फिर मान लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, ये मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O से r दूरी पर, ये मान लेते हैं O से r की दूरी है यहाँ, और यहाँ पे एक बिंदु है P। वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। तो हम इस लाइन को और आगे तक बढ़ा देते हैं इस तरीके से P तक, और हमें इस बिंदु P पर इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। चूंकि हम अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं, इसलिए यह जो बिंदु लिया गया वह वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष में लिया गया है। अगर निरक्षीय स्थिति में देखना होता तो जो बिंदु लेते वह इसकी अक्ष में ना लेकर हम वैद्युत द्विध्रुव के ऊपर या नीचे कहीं पे भी स्थित मान सकते थे, लेकिन हमें अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसलिए जो बिंदु P लिया गया है वह वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में लिया गया है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव है यह -q और +q आवेश दो प्रकार के आवेशों से मिलकर बना है। इस +q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो बाहर की ओर दिष्ट होगी, जबकि -q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी जो दिशा होगी वो अंदर की ओर दिष्ट होगी, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वह +q आवेश से बाहर की ओर होती है और -q आवेश की ओर होती है। इसलिए +q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी उसकी दिशा बाहर की ओर होगी। तो ये मान लेते हैं कि अपना E1 हो गया, और -q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह माइनस आवेश की ओर दिष्ट होगी। मान लेते हैं ये अपना E2 है। अब हमें वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। तो सबसे पहले यहां से देखते हैं, लिखेंगे +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की जाएगी तो हमको पता है कि प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी दिशा प्लस आवेश से बाहर की ओर होती है, अर्थात +q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। तो यहाँ पे +q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी। और हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो इस तरीके से इस फार्मूले से
हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं और माइनस क्यू आवेश के कारण भी किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं। तो हम इस फार्मूले की सहायता से प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो ये हो जाएगा अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ आर का मतलब दूरी होता है, तो जब प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी देखेंगे तो ये हो जाएगा पीबी, तो लिखेंगे पीबी स्क्वायर। अब सबसे पहले हमको पीबी का मान पता होना चाहिए। तो हमको पता है कि बिंदु O से बिंदु P की जो दूरी है यह दूरी अपनी r है और हमको ये भी पता है कि जो वैद्युत द्विध्रुव है इसकी लंबाई 2l है तथा मध्य बिंदु O है। इसका मतलब कि O से A की जो दूरी होगी वो l हो जाएगी, O से B की जो दूरी होगी ये भी l हो जाएगी। क्योंकि हमको दूरी P से B तक निकालना है और जो r दूरी है वो P से O तक है, तो अगर हमको केवल P से B तक दूरी ज्ञात करनी है तो हम PO से OB को घटा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो PB होगा, PB बराबर हो जाएगा PB बराबर PO माइनस OB। तो इस प्रकार से जो PB का मान आएगा वो हो जाएगा PO और हमको पता है कि P से जो O तक की दूरी है ये R है, तो R हो जाएगा माइनस OB और हमको पता है कि जो OB का मान है वो स्मॉल l है, तो इसकी जगह पे l लिखेंगे। इस प्रकार से जो PB का मान आया वो R माइनस l है, अतः जो E1 होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई PB और PB का मान R माइनस l है, तो लिखेंगे R माइनस l। स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा और ये अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो जैसे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की गई है, हम इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश के कारण भी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं। तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब माइनस क्यू आवेश के कारण यहां देखते हैं जो माइनस क्यू आवेश है इसके कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये E2 है, तो यहाँ पे E2 हो जाएगा और E2 बराबर फिर से यही फार्मूला, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q और Q का मान यहाँ पे भी Q है तो Q लिखेंगे बटे R स्क्वायर, R का मतलब दूरी का स्क्वायर। तो माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की जो दूरी है ये PA है, तो इसकी जगह पे लिखेंगे PA का स्क्वायर, तो ये PA स्क्वायर हो गया। अब सबसे पहले हम PA का मान ज्ञात करते हैं। तो हमको ये पता है कि P से O तक की दूरी जो है R है और O से A तक की जो दूरी है वो L है और PA बराबर, अगर PA बराबर देखते हैं तो हो जाएगा PO प्लस OA हो जाएगा। तो PA बराबर PO और PO का मान स्मॉल r हो जाएगा प्लस OA और OA का मान L है तो L हो जाएगा। इस प्रकार से जो PA का मान है वो R प्लस L है, तो हम लिखेंगे E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई, अब PA का मान रखेंगे तो हो जाएगा R प्लस L, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये अपना इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से इतना हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब यहां से हमको ये पता हो गया कि E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस L का होल स्क्वायर और E2 पता हो गया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे चूंकि E बराबर E1 माइनस E2, मतलब ये कि जो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E1 माइनस E2 के बराबर होगी, क्योंकि E1 की जो दिशा है वो बाहर की ओर दिष्ट है जबकि E2 की जो दिशा है वो अंदर की ओर है, अर्थात E1 और E2 दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। अतः E बराबर E1 माइनस E2 होगा। इसलिए
E बराबर सबसे पहले E1 का मान रखते हैं, तो हमको पता है कि E1 बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस E2 का मान रखेंगे, और E2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमको ये पता है कि ये क्यू यहां भी है, तो क्यू को कॉमन कर सकते हैं, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी दोनों में है, तो इसको भी कॉमन कर सकते हैं। तो कॉमन करेंगे तो हो जाएगा E बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन हो गया है। अब जो बचा है उसको आगे लिखेंगे, तो यहां पे बचा है 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस यहां बचा है 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जब ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा E बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ब्रैकेट में देखेंगे, यहाँ r प्लस एल का होल स्क्वायर है, यहाँ r माइनस एल का होल स्क्वायर है। जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसका गुणा 1 में कराएंगे तो हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस इसका गुणा 1 में कराएंगे तो r माइनस एल का होल स्क्वायर बटे इसका गुणा इसमें होगा, क्योंकि यहाँ पे तिर्यक गुणा करके हल किया जा रहा है। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करके बाद में जुड़ेगा तो जोड़ेंगे और घटेगा तो घटा देंगे। तो जब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो हमको पता है कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरे में a माइनस बी है, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर था तो इसका होल स्क्वायर लिख दिया जाएगा। और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा E बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब यहां देखते हैं, ये अगर इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। तो इस प्रकार से ये पहले ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब r प्लस यल प्लस r माइनस यल, दूसरे में a माइनस बी करेंगे। जब दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी किया जाएगा तो हो जाएगा r प्लस यल माइनस माइनस किया जाएगा तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। बटे में जो है उसको लिखना है, तो बटे में लिखा है r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसको लिख दिया जाएगा। अब हमको पता है कि माइनस यल प्लस यल घट के 0 हो गया, माइनस r प्लस r घट के 0 हो गया। जो बचा हुआ है वो अब आगे लिखेंगे। चलिए इसके आगे यहां देखते हैं, तो अब ये हो जाएगा E बराबर, सबसे पहले यहां देखते हैं Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो लिखेंगे Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब पहले ब्रैकेट में r प्लस r है तो ये 2r हो जाएगा, इंटू दूसरे ब्रैकेट में यल प्लस यल है तो ये 2l हो जाएगा, और बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो इसको ऐसे ही लिखते रहेंगे। अब फिर E बराबर Q का गुणा करेंगे 2l में तो ये हो जाएगा 2ql बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, 2l गुणे q हो गया है 2ql बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, इसको ऐसे ही लिख दिया गया। यहाँ पे 2r बचा है तो लिखेंगे 2r बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो इसको ऐसे ही लिखते रहेंगे। अब चूंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो 2ql है ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है और इसे p से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात हम 2ql की जगह पे p लिख सकते हैं। इसलिए जो E का मान होगा तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसका मान p हो गया तो p इंटू 2r है तो लिखेंगे बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इसको भी लिखते रहेंगे। अब लिखेंगे कि चूंकि r की तुलना में
यल बहुत छोटा है, इसलिए यल स्क्वायर और भी छोटा होगा, अतः एल स्क्वायर छोड़ने पर, जब एल स्क्वायर को छोड़ दिया जाएगा तो यहां पे केवल आर स्क्वायर का स्क्वायर बचेगा, तो ये इस प्रकार हो जाएगा। चलिए आगे यहां मिटा के यहां लिख देते हैं। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू पी है गुणे 2r है बटे, अब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर को छोड़ देना है, तो यहां बचेगा आर स्क्वायर का स्क्वायर, आर स्क्वायर का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हो जाएगा E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू पी इंटू 2r बटे, अब यहां पे आर स्क्वायर का स्क्वायर है, जब आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो आर का पावर 4 हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। जब इसके आगे सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ये 2r है बटे आर का पावर 4 है, तो आर से आर के पावर 4 में भाग करेंगे तो यहां बचेगा आर क्यूब, और ये आर कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 2p बटे आर क्यूब। और यही वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होगा, तो मात्रक लिख देते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। और इस तरीके से हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आसानी से व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह डेरिवेशन आपके समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।